तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत जो इसका फर्स्ट मेथड है वो फर्स्ट मेथड क्या था? फिजन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो फिजन का सबसे पहले मतलब समझ लेंगे कि फिजन का क्या अर्थ है। फिजन का अर्थ होता है टूटना। इसके पहले एक वर्ड का मैंने यूज़ किया था फ्यूज़न। जब मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के साथ मिल रहे थे, उनको फर्टिलाइज कर रहे थे, तो उस समय क्या हो रही थी? फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब हो गया मिलना, जुड़ना, एक हो जाना। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है? टूट जाना या बिछड़ जाना, अलग हो जाना, जो भी कहें तो फिजन। तो फिजन के लिए एक बाइनरी फिजन, फिजन दो तरह के हैं, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। तो सबसे पहले ये देख लेंगे कि बाइनरी फिजन क्या है, मल्टीपल फिजन क्या है। एट फर्स्ट हम लोग इस वर्ड को भी डिफाइन कर लें, फिजन को भी डिफाइन कर लें। क्या है ये फिजन? तो इट इज़ ए प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है किस चीज़ का? डिवीज़न का, डिवाइड होने का, डिवीज़न और स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब भी यही हुआ, डिवाइड हो जाना। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिवीज़न और स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल सेल into two or more daughter cell। ठीक है, तो फिजन का मतलब क्या हो गया? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवीजन और स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल सेल इनटू टू और मोर डॉटर सेल। जब एक सेल, जब एक पेरेंट सेल दो या दो से अधिक सेल्स में डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फिजन। इसी में है हम लोगों का बाइनरी फिजन। तो पहला हम लोग को क्या पढ़ना था? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, तो यहाँ पर देखिए यही डिफिनेशन से चल जाएगा। इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ ए सिंगल सेल इनटू टू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल्स। जब एक सिंगल सेल, जब एक सिंगल पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में टूट जाता है तो हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन हुआ। इसी बाइनरी फिजन को हम लोग अमीबा में यहाँ दिखाने जा रहे हैं। मल्टीपल फिजन का डिफिनेशन क्या होगा? मल्टीपल फिजन यहाँ होगा, इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ ए सिंगल सेल इनटू मोर डॉटर सेल। ठीक है, अब यहाँ फिजन क्लियर हो गया कि फिजन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके तहत कोई भी पेरेंट सेल या सिंगल सेल वो टू और मोर डॉटर सेल्स में या इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाता है। अगर बाइनरी हुआ तो मतलब दो हुआ, मल्टीपल हुआ मतलब मोर देन टू, बहुत सारे सेल्स में, बहुत सारे डॉटर सेल्स में वो डिवाइड हो जाएंगे। तो चलिए पहले क्या है हमारा? अमीबा। अमीबा ये क्या है? ये हमारा पेरेंट सेल है, ये एक अमीबा है। अमीबा जो कि एक क्या है? पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल। ठीक है, ये क्या है इसका? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या है? इसकी न्यूक्लियस,
और ये साइटोप्लाज्म। ठीक है। अमीबा जो है, अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक ही सेल से बना हुआ है इसलिए यूनिसेलुलर है। इसके अलावा ये यूकैरियोटिक है सेल। मतलब क्या है? यूकैरियोटिक का मतलब होता है वैसे सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस भी हो, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनिल्स भी हो, साइटोप्लाज्म भी हो, ये इसमें सब कुछ होता है। ये प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है। ये एक्वेटिक है, एक्वेटिक का मतलब पानी में पाया जाता है। ठीक है, ये एक्वेटिक है, पानी में पाया जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, इस अमीबा में जो है ये सूडोपोडिया, फॉल्स फीट आपने पढ़ा था सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया क्या करता है अमीबा को? यहाँ पर जो सूडोपोडिया इसे करके बन रहा है, ये सूडोपोडिया क्या कर रहा है? ये दो फंक्शन में काम करता है। ठीक है, तो सूडोपोडिया ये दो तरह का काम करता है। पहला तो मूवमेंट में और दूसरा फूड कैप्चरिंग करने में इसको मदद करता है। ठीक है, अब देखिए ये जब मैच्योर हो जाता है, ये सिंगल सेल वाला जीव जब मैच्योर हो गया, मैच्योर होता है तो क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था कि किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर इसका क्या होगा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, डीएनए। यहाँ डीएनए है। ठीक है, अब ये डीएनए एक और कॉपी करेगा, एक और डीएनए की कॉपी करेगा। ठीक है, अब धीरे धीरे जब ये मैच्योर होता है तो इसका जो न्यूक्लियस है, इसकी जो न्यूक्लियस है आप देखेंगे, न्यूक्लियस जो है इनलॉन्गेटेड हो रहा है, खिंचाव आ रही है इसमें। ये जो न्यूक्लियस है इसमें क्या आ रही है? खिंचाव आ रही है। ठीक है, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होता है, इनलॉन्गेटेड हुआ। यहाँ पर ये क्या हुआ? इनलॉन्गेटेड ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये आगे जाकर इसका न्यूक्लियस देखिए डिवाइड हो गया। ये न्यूक्लियस क्या था? न्यूक्लियस के अंदर क्या था हमारा? डीएनए। ये डीएनए यहाँ पर कॉपी किया, ये यहाँ पर है, इसका कॉपी वाला यहाँ पर है। इसमें क्या हुआ? खिंचाव आया, न्यूक्लियस में खिंचाव आया, क्योंकि इसको बंटना है, इसको टूटना है, तो इसमें खिंचाव आना शुरू हो गया। इसके बाद क्या हुआ? देखिए दोनों न्यूक्लियस जो है यहाँ पर अलग अलग देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें भी डीएनए है और हमारा सेकंड में भी ये डीएनए आ गया, जो इसका कॉपी हुआ था वो डीएनए आ गया। अब ये जो प्रोसेस है न्यूक्लियस का, जो डिवीज़न होने की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीज़न होना कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। इसके बाद क्या हुआ? न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साथ में साइटोप्लाज्म। यहाँ साइटोप्लाज्म देखिए, इसमें खिंचाव आ रहा है, साइटोप्लाज्म में ये खिंचाव आ रहा है। धीरे धीरे क्या होगा? ये अलग हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म जो अलग हुआ या खिंचाव आया, साइटोप्लाज्म, तो इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस का डिवीज़न होना कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाना साइटोकाइनेसिस। ठीक है, सबसे पहले एक अमीबा
जो कि ये पेरेंट सेल है, ये मैच्योर होता है, अंदर इसके डीएनए का कॉपी बनता है। इसके बाद क्या होता है, इसकी जो न्यूक्लियस है इनलॉन्गेटेड होती है, उसमें खिंचाव आता है, आगे उसको दो पार्ट में बंटना है, खिंचाव आता है। तो इसकी जो बंटने की प्रोसेस होती है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और आगे जाकर जब ये दोनों न्यूक्लियस बट गया, न्यूक्लियस बटने के बाद साइटोप्लाज्म बटता है। तो साइटोप्लाज्म बटने की क्या कहते हैं हम लोग, साइटोकाइनेसिस। इसके बाद देखिए यह यहाँ से टूट गया, अलग हो गया, और हमारे पास दो नन्हे नन्हे डॉटर सेल्स बने, डॉटर सेल्स, ठीक है, दो नन्हे नन्हे क्या बने, डॉटर सेल्स बने। अब धीरे यही प्रोसेस आगे जाकर फिर से होगा, जब ये डॉटर सेल मैच्योर हो जाएंगे, इस तरह मैच्योर हो जाएंगे कि वो अपने जैसे नए जीव को जन्म दे सकेंगे, तो मैच्योर होने के बाद फिर से ही प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन फाइनली हमने देखा कि अमीबा जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है वो दो भागों में बंटता है, वो दो टुकड़ों में बंटता है। इसमें कौन सी फिजन हुई, इसमें बाइनरी फिजन हुई, क्योंकि इसमें दो टुकड़ों में बंटा है। और दूसरी बात है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि बाइनरी फिजन जो है एक सर्टेन पैटर्न या फिक्स्ड पैटर्न में होती है। मीन्स क्या है कि फिजन जो है इरेगुलर भी होता है, इरेगुलर फिजन भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल भी होती है, और ट्रांसवर्स भी होती है। तो इसमें किस तरह का फिजन हुआ अमीबा में, देखने को तो लग रहा है कि अभी ये लॉन्गिट्यूडनल फिजन हुआ, लॉन्गिट्यूडनल, बट ऐसी बात नहीं है। अमीबा में क्या होती है, इरेगुलर फिजन होती है। अमीबा चाहेगी तो ऐसे भी बढ़ सकती है, ऐसे भी बढ़ सकती है, इस तरह भी बढ़ सकती है। जैसे भी बटना है, इसको बटकर दो डॉटर सेल्स बनाने हैं। इज दैट क्लियर? यस, फिर से एक बार देख लें। फिजन हमारे दो तरह के हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। फिजन के डिफिनेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवीजन और स्प्लिटिंग सिंगल सेल इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स। और इस फिजन के दो तरह के फिजन हुए, एक बाइनरी फिजन और सेकेंड है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ ए सिंगल सेल इनटू टू डॉटर सेल्स, और इसमें है मैनी डॉटर सेल्स या मोर डॉटर सेल्स। इज दैट क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट देखने जाएंगे एक बाइनरी फिजन का और एक बेस्ट एग्जांपल लिस्मानिया में। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में आप लोगों को जो है वो इरेगुलर फिजन और लॉन्गिट्यूडनल फिजन के बारे में दिखाया गया है, और ट्रांसवर्स नहीं दिखाया गया। ट्रांसवर्स चूँकि पारामीशियम में होती है इसलिए उसमें नहीं दिखाया गया, तो उसको हम लोगों को पढ़ना नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसके बाद लिस्मानिया को पढ़ लेते हैं। तो लिस्मानिया क्या है, वो भी यूनिसेलुलर होती है, वो यूकैरियोटिक होता है, वो भी प्रोटोजोआ है। और लिस्मानिया जो है उसमें उससे एक बीमारी होती है, लिस्मानिया से एक बीमारी होती है काला अजर, काला अजर यानी ब्लैक फीवर, ठीक है। तो उसमें डिवीज़न को देखेंगे कि इसी तरह उसमें भी न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है कि अमीबा में इरेगुलर फिजन हो रही है और उसमें लॉन्गिट्यूडनल फिजन होगी। इज दैट क्लियर? लिस्मानिया क्या है, तो ये भी एक यूनिसेल्युलर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ईकैरियोटिक है, इसके पास भी जो है न्यूक्लियस है, इसके पास भी साइटोप्लाज्म है, ये भी एक प्रोटोजोआ है, बीमारी उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ। और क्या है इसके पास, फ्लैजिला है, इसके पास फ्लैजिला है, ये हम लोग देख सकते हैं फ्लैजिला। लिस्मानिया से जो है ये काउजेज, अगर देखेंगे काउजेज तो काला अजर, काला अजर, ठीक है। इसको ब्लैक फीवर भी हम लोग कहते हैं।
ब्लैक फीवर। लिस्मानिया क्या है? एक यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक सेल है, एक प्रोटोजोआ है और साथ ही इसमें एक फ्लैजिला देखने को मिल रहा है। तो देखिए इसमें बाइनरी फिजन किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, ये इसका सेंटर है, ये आपका फ्लैजिला है। फ्लैजिला क्या काम करता है? तो इसके मूवमेंट में इसको मदद करता है, इसके मूवमेंट में मदद करता है और साथ में क्या करता है? इसको रिप्रोडक्शन में मदद करता है। कैसे? देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये क्या है? इसकी न्यूक्लियस है, ये फ्लैजिला है, ये न्यूक्लियस है। यहाँ पर लिख लेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ आसपास क्या होगा? साइटोप्लाज्म। ये सेल मेम्ब्रेन, ये फ्लैजिला। आप धीरे धीरे देखेंगे कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है ठीक अमीबा की तरह ही इस न्यूक्लियस में खिंचाव आने लगा। इस न्यूक्लियस में भी खिंचाव आया, ये भी इनलॉन्गेटेड हुआ और खिंचाव आ रहा, लग रहा है कि ये बीच से टूट जाएगा, ठीक है इसमें। और इधर से एक फ्लैजिला धीरे धीरे निकल रही है, डेवलप हो रही है ये फ्लैजिला। चलिए न्यूक्लियस अलग हो गया, तो न्यूक्लियस के टूटने को, न्यूक्लियस के डिवीजन को हमने क्या कहा था? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब इसके जो साइटोप्लाज्म हैं ये इसमें डिवीजन होगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये एक अलग फ्लैजिला निकल रहा है, ये एक फ्लैजिला डेवलप हो रहा है, इसमें पूरी तरह से फ्लैजिला डेवलप हो गई, ठीक है। तो इसमें किस तरह का फ्यूजन हुआ? तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन हुआ, ये लॉन्गिट्यूडनल बट गया और क्या बनाया? ये दोनों क्या है? ये दोनों इसके डॉटर सेल हैं, डॉटर सेल्स किसके? लिस्मानिया का, ठीक है, लिस्मानिया का। तो ठीक अमीबा में गया था इरेगुलर फिजन, क्योंकि वो किसी भी तरह टूटना चाहता था, उसकी जैसे मर्जी वैसे टूटेगी, वो लॉन्गिट्यूडनल में भी टूटे या ट्रांसवर्स में टूटे या जिस तरह से टूटना चाहे टूटे। लेकिन ये जो है लिस्मानिया में एक फिक्स पैटर्न है कि ये जब भी टूटेगा, जब भी बटेगा, ये लॉन्गिट्यूडनल में ही बटेगा। और बटने में कौन मदद कर रहा है? इसकी फ्लैजिला मदद कर रही है। फ्लैजिला इसके मूवमेंट में मदद करती है, फ्लैजिला इसके रिप्रोडक्शन में मदद करती है। इसके बाद हम लोगों का जो है एक और देख ले, जैसे हमने इरेगुलर फिजन में देख लिया अमीबा को, एक और देख लेते हैं। इसमें लिस्मानिया को देख लिया, ट्रांसवर्स वाला में देख लें। तो ट्रांसवर्स वाला में क्या है? ट्रांसवर्स वाला में हम लोग देखेंगे पारामीशियम को, पारामीशियम को। तो ये रहा पारामीशियम, इसमें यहाँ पर ये सेंटर है, सेंटर है। अब क्या हो रहा है? तो ये हमारा क्या है? ये है साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। अब ये बटेगा इस प्रकार से, इस प्रकार से बटेगा। तो क्या किया जाए? हम लोग यहाँ ऐसे दिखाएंगे, ये ऐसे बटने वाला है। तो क्या होगा? इसका न्यूक्लियस जो है उसमें खिंचाव आएगा, इसके न्यूक्लियस में क्या आया? खिंचाव आया, इलॉन्गेटेड हुआ, खिंचाव आ गया। अब धीरे धीरे ये क्या होगा? और आगे प्रोसेस होगा और प्रोसेस के तहत ये अलग से एक फ्लैजिला, ये अलग से एक फ्लैजिला यहाँ पर हुआ, ठीक है। साइटोप्लाज्म भी इसके जो है अलग होने लगे, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस अलग हो चुका है, ये ट्रांसफर में हो रहा है। देखिए अब डायरेक्टली यहाँ एक नया
नया फ्लैजिला बन गया, 2 फ्लैजिला बन गए। ठीक है, 2 फ्लैजिला बन गए, दोनों में अपना अपना न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हम लोगों को पढ़ना नहीं था, एनसीईआरटी में नहीं है इसमें। लेकिन इसको जानना था कि ट्रांसवर्स में किस प्रकार यह फिजन करता है, ट्रांसवर्स फिजन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो देख लिया अमीबा में इरेगुलर फिजन, लिस्मानिया में क्या हुआ, तो लिस्मानिया में हुआ हमारा लॉन्गिट्यूडनल फिजन। और जो हमने अभी देखा ये क्या है, ये पारामीशियम है। पारामीशियम है, ये भी यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है। और क्या है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है। और ईकैरियोटिक है, क्योंकि इसके पास वो सब कुछ है, ये अमीर आदमी है, इसके पास सेल भी है, इसके पास न्यूक्लियस है, इसके पास साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनेल्स है, यूकैरियोटिक हो गया। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो हमने बाइनरी फिजन में तीनों तरीकों को देख लिया, इरेगुलर फिजन देख लिया, लॉन्गिट्यूडनल फिजन देख लिया और ट्रांसवर्स फिजन भी देख लिया। अब हम आते हैं मल्टीपल फिजन में। मल्टीपल फिजन में हमने क्या पढ़ा कि मल्टीपल फिजन इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इन विच ए सिंगल पैरेंट सेल स्प्लिट इनटू और डिवाइड इनटू मोर एंड मोर डॉटर सेल, अधिक से अधिक डॉटर सेल में वो बढ़ जाता है। तो एक हम लोग सिंगल सेल वाला ही यूनिसेलुलर देख लें, प्लाज्मोडियम। यू नो अबाउट द प्लाज्मोडियम, इट काउजेज मलेरिया, इसको मलेरियल पैरासाइट भी हम लोग बोल सकते हैं। इसमें किस तरह की फिजन होती है, किस तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में किस तरह की, तो मल्टीपल फिजन। चलिए इसको देख लेते हैं। फिजन के तहत हमने एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिया है प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम के विषय में आपने सुना ही होगा। प्लाज्मोडियम जो है काउजेज है मलेरिया का, आए दिन लोगों को मलेरिया होती रहती है, तो वो मलेरिया का जो मेन कारण है वो प्लाज्मोडियम। लेकिन हम लोग तो कहते हैं कि किसी मच्छर के काटने से होती है, किसी भी मच्छर के काटने से नहीं होती है, किसी प्रॉपर मच्छर के काटने से, और वो भी मादा मच्छर, फीमेल मच्छर, जो फीमेल मॉस्क्यूटो होगा उसको, उसके काटने से। वो काटने से क्या होता है, क्या मलेरिया हो गया? नहीं। जो एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो जो है, वो अपने सूंड में प्लाज्मोडियम को लेकर रखता है। जैसे ही वो हमारे ब्लड को सक करने के लिए आता है, तो अपने उस सूंड से हमारे ब्लड के अंदर, हमारे वेन्स के अंदर इस प्लाज्मोडियम को डाल देता है। और ये प्लाज्मोडियम जो है क्या है, एक प्लाज्मोडियम यूनिसेलुलर है, प्रोटोजोआ है, यूकैरियोटिक, इसके पास भी सेल है, इसके पास भी सेल ऑर्गेनेल्स है, साइटोप्लाज्म है। और ये काउजेस क्या है, मलेरिया ही मलेरिया का मेन कारण है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है, ये क्या हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस है। इसके बाद ये क्या है, ये है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पर जो एक आउटर कवरिंग देख रहे हैं, आउटर कवरिंग ये वाला, ये तो हमारा ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अलावा ये जो आउटर कवरिंग देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिस्ट। क्या करें, सिस्ट, या आउटर प्रोटेक्टिव लेयर भी इसको हम लोग कह सकते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन समेत एक सेल को वो प्रोटेक्ट करता है। इसके लिए दो दो कवर है, दो दो दीवारें हैं, जो इसको मजबूती देता है। क्यों, इसके अंदर देखिए रीज़न यही है, यहाँ पर बहुत सारे क्या बने, यहाँ पर बहुत सारे सेल बन रहे हैं।
सभी सेल में न्यूक्लियस दिखाया गया है, बहुत सारे सेल बन रहे हैं। एक सेल जो है वो धीरे धीरे डेवलप होते होते कई सेलों में बढ़ जाता है, कई टुकड़ों में बढ़ जाता है, इसीलिए तो इसको मल्टीपल फिजन कहा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह जो आउटर कवरिंग है वो सिस्ट है, ये अंदर का कवरिंग जो है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल है, बीच में हमारा न्यूक्लियस है। ये जब मैच्योर हो जाता है, डीएनए वगैरह का सबका कॉपी कर लेता है, उसके बाद क्या होता है, तो ये मैच्योर होने के बाद रिप्रोडक्शन करना शुरू करता है। ये रिप्रोडक्शन करना शुरू करता है, कैसे करता है, मल्टीपल फिजन के द्वारा। ये डिवाइड होता है और कई सेल्स को बनाने लगता है। देखिए ये कई सेल्स बन रहे हैं, ये हमारा वही सिस्ट है, ये सिस्ट है। अब धीरे धीरे इनकी संख्या इतनी अधिक होने लगती है, जैसे गुब्बारे में क्या होती है, जैसे ही हम लोग हवा भरते हैं तो गुब्बारे की सहन शक्ति होती है ना, हम मनुष्य की तरह सहन शक्ति होती है। हम 20 किलो अनाज सर पर ले सकते हैं, 50 किलो ले सकते हैं, लेकिन 50 क्विंटल तो नहीं ले सकते हैं। उसी प्रकार इसकी सिस्ट की एक कैपेसिटी होती है कि उसके अंदर इतने सेल्स होंगे, इतने सेल्स होने के बाद उसकी कैपेसिटी, उसकी आउट ऑफ कैपेसिटी हो जाती है और वो बर्स्ट कर जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अधिक से अधिक जब सेल में बढ़ गया, एक सेल कई सेल में बढ़ गया, तो अब सिस्ट कमज़ोर पड़ने लगा और ये ब्रस्ट हो गया, ये फट गया और सभी सेलों को मुक्त कर दिया। आज़ाद हो जाओ, तुम लोग आज़ाद हो, अपनी जीवन जी लो। अब ये सेल क्या करेगा, फिर उसी तरह धीरे धीरे डेवलप करेगा, मैच्योर होगा तो फिर से ही प्रोसेस हो जाएगा। इज दैट क्लियर कि किस प्रकार मल्टीपल फिजन हो रहा है। तो मल्टीपल फिजन का हमने बेस्ट एग्जांपल प्लाज्मोडियम में देखा। और ये क्या है, ये मलेरियल पैरासाइट है, एक तरह का प्रोटोजोआ और यूकैरियोटिक सेल है। इज दैट क्लियर। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्या था हम लोगों का, फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन क्या होती है, सबसे पहले इस बात को हम लोग जान लेंगे। एक्चुअली फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स, टुकड़े। जब कोई ऑर्गेनिज्म कई टुकड़ों में बंटता है तो उन टुकड़ों को क्या बोल रहे हैं, फ्रैगमेंट्स। ऑर्गेनिज्म कई टुकड़ों में बंट रहा है तो वहाँ पर उसको कहेंगे हम लोग क्या, वहाँ पर कहेंगे फ्रैगमेंट्स। तो फिर मल्टीपल फिजन, फ्रैगमेंट्स क्या है, ये क्या डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर एक सेल था, और वो सेल जो है कई सेल में बढ़ता है, कई सेल में वो बढ़ता चला जाता है, तब मल्टीपल। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कई सेल्स होंगे जो बढ़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें 3 सेल है, वो तीनों सेल अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे और वो फिर धीरे धीरे डेवलप करेंगे। तीनों सेल आपस में डेवलप करेंगे, ऊपर वाला सेल अलग डेवलप करेगा, बीच वाला अलग करेगा, नीचे वाला अलग करेगा, वो डेवलप करेगा और डेवलप करके फिर वो पेरेंट सेल की तरह बन जाएंगे, 3 सेल वाला। इज दैट क्लियर। तो फ्रैगमेंट्स क्या है, फ्रैगमेंट्स इज द पार्ट, जो ब्रोकन पार्ट होगा, जो टूटेगा, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे फ्रैगमेंट्स। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रैगमेंटेशन इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल मेथड। तो देखें इसको भी, लेकिन फ्रैगमेंटेशन के पहले हमने जो अभी पढ़ा कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लें, क्या डिफरेंसेस हमने नोट किया। तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में हमने क्या नोटिस किया, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये दोनों देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बाइनरी फिजन में क्या देखा कि 2 डॉटर सेल्स या इंडिविजुअल्स आर
फॉर्म्ड या प्रोड्यूस फ्रॉम द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे, मैनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल। ये तो हमने देखा ही है कि बाइनरी फिजन में क्या हुआ, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में बढ़ जाता है, वहीं मल्टीपल फिजन में क्या हुआ, एक पेरेंट सेल कई डॉटर सेल्स में बढ़ जाता है। दूसरा हमारा क्या है दोनों का, दूसरा हमने क्या नोटिस किया, ये जो बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस, ये होता है इन फिक्स्ड पैटर्न हमने देखा था, इरेगुलर फिजन, लॉन्गिट्यूडनल फिजन, ट्रांसवर्स फिजन। इसमें मल्टीपल फिजन टेक्स प्लेस इन एनी पैटर्न, ये किसी भी पैटर्न में टूट सकता है। बाइनरी में हमने क्या देखा, तो बाइनरी में देखा कि जो पेरेंट सेल होता है वो दो डॉटर सेल बनाता है और मल्टीपल में मैनी डॉटर सेल बनाता है। बाइनरी में हमने देखा कि वो इसकी डेफिनिट पैटर्न होती है, एक फिक्स पैटर्न होती है, और इसमें जो है मल्टीपल में फिक्स पैटर्न नहीं होती है, वो किसी भी पैटर्न में टूट जाती है। ठीक है, थर्ड नंबर इसमें क्या है, जो सेल होता है इट डिवाइड्स ओनली वंस, एक ही बार डिवाइड होता है। अमीबा एक ही बार ना डिवाइड हुआ, पेरेंट सेल तो एक ही बार डिवाइड हुआ, पेरेंट अमीबा जो है डिवाइड होके दो डॉटर सेल बनाए। अब डिवाइड होने की बारी किसकी है, उसके डॉटर सेल की है, तो अमीबा में जो है डॉटर सेल फिर डिवाइड होगा, मैंने वो एक ही बार डिवाइड हुआ। लेकिन अगर हम देखेंगे मल्टीपल फिजन में तो इसमें क्या हो रहा है, इट डिवाइड्स ओनली वंस, इट डिवाइड्स रिपीटली। ठीक है, बार बार डिवाइड होते रहेगा। 4 नंबर अगर एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका, किसका, बाइनरी फिजन का, तो हमारे पास क्या है, सम बैक्टीरियाज है। अमीबा के बारे में तो हमने पढ़ा ही है, अमीबा। उसके बाद क्या देखा हमने, पारामीशियम के बारे में देखा, पारामीशियम के बारे में देखा, अमीबा के बारे में देखा, और क्या था, और याद कीजिए लिस्मानिया में भी तो बाइनरी फिजन हुआ। नेक्स्ट इसका 4 देखें, इसका तो एक ही एग्जाम्पल पढ़े तो एक ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में, इसका एग्जाम्पल में लिखेंगे प्लाज्मोडियम। इज दैट क्लियर? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बाइनरी, हम क्वेश्चन आएगा तो लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, केस बेस भी, अजर्सन रीजन भी, लॉन्ग शॉर्ट, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हो सकता है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में डिफरेंसेस भी आप लोगों को दे दे, तो ईजिली आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक एक करके सबको स्टडी किया। बाइनरी फिजन में पहले अमीबा को देखा, इरेगुलर फिजन हुआ उसमें, फिर हमने किसको देखा, लिस्मानिया को देखा, लिस्मानिया में लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन हुआ, वो लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बनाता है, इसलिए बाइनरी फ्यूजन है। इसके बाद हमने
किसको देखा पैरामीशियम। पैरामीशियम को, जो कि पढ़ना नहीं था हम लोगों को, वो एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। तो पैरामीशियम में क्यों देखने गए हम लोग, तो उसमें देखना था हम लोगों को ट्रांसवर्स फिजन, किस प्रकार उसमें ट्रांसवर्सल यानी जो हॉरिजॉन्टली वो किस प्रकार डिवाइड होता है। और वहीं मल्टीपल फिजन में हमने देखा कि कई सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक सेल कई सेल्स में डिवाइड होते हैं, दूसरा की सेल बार बार अगेन एंड अगेन क्या हो रहा है, डिवाइड होते जा रहा है, तभी तो बहुत सारे सेल बन रहे हैं। ये जो है बाइनरी में एक ही बार सेल डिवीज़न होता है और मल्टीपल में क्या होता है, बार बार होता है। बाइनरी में क्या है, एक फिक्स्ड शेप में वो जो है टूटता है, एक फिक्स पैटर्न बोल लीजिए, पैटर्न में टूटता है। इरेगुलर था, लॉन्गिट्यूडनल था, ट्रांसवर्स था, और वहीं पर जो है ये किसी भी पैटर्न में टूट सकता है, मतलब ऊपर से हो, नीचे से हो, बीच से हो, किसी तरह भी वो टूट सकता है। इज दैट क्लियर? सो वी हैव कंप्लीटेड द पॉइंट fission, binary fission and multiple fission both. Now we can go to the next point, fragmentation. Okay, so come to that next point, fragmentation. Fragmentation next topic हमारा जो है, इसमें हम लोग एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, फ्रैगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या है, ये स्पायरोगायरा एक ग्रीन एल्गीज जानते हैं आप लोग, काई जो होता है पानी के स्रोत के आसपास, तालाब के आसपास, आपने देखा होगा बरसात में ज़्यादातर दिखाई देती है, हरे हरे, वो क्या है, वो एल्गीज हैं। तो उन्हीं एल्गीज में एक पार्टिकुलर एल्गी, जिसका ये एग्जाम्पल लिए हम लोग, स्पायरोगायरा पार्टिकुलर है, और ये जो है ये ग्रीन एल्गीज है, पार्टिकुलर एल्गीज है। साथ में आप लोग देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, चार न्यूक्लियस, इसमें चार न्यूक्लियस, कोई ज़रूरी नहीं चार, मीन्स हमारे कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो सेल है वो मोर देन वन है, तो मल्टी सेलुलर हो गया। ये 4 भी हो सकता है, 40 भी हो सकते हैं सेल इसमें, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ग्रीन एल्गीज है जिसको काई बोलते हैं, और साथ में इसमें हमारा न्यूक्लियस भी है, इसमें साइटोप्लाज्म भी है, सेल ऑर्गेनिल्स भी है, तो स्वाभाविक है कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो स्पायरोगायरा में फ्रैगमेंटेशन कैसे होता है, चूंकि फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़ों में बंट जाना, तो वहाँ फिजन का मतलब भी था टुकड़ों में बढ़ जाना, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, वहाँ भी हमने देखा कि सेल डिवीज़न हो रहा है। बट वहाँ पर एक चीज़ रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए कि वहाँ पर सिंगल सेल की बात हो रही थी, सिंगल सेल जो है वो बट रहा था और सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म बन रहा था। बट यहाँ पर क्या है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये स्पायरोगायरा। देखिए 4 पार्ट में ये जो है इसका, यहाँ से ये ब्रेक हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ, फर्स्ट फ्रैगमेंट यहाँ देख सकते हैं, सेकेंड फ्रैगमेंट ये है, थर्ड फ्रैगमेंट एंड फोर्थ फ्रैगमेंट, 4 फ्रैगमेंट्स इसमें जो है दिखाई दे रही है। ये 4 सेल है यहाँ पर, तो ये चारों सेल डिवाइड हो गया, ये खुद को तोड़ लिया, खुद को बांट लिया। क्यों बांट लिया? क्योंकि ये मैच्योर हो गया था, ये अपनी मर्जी से जो है रिप्रोडक्शन करना चाह रहा था, मैच्योर होने के बाद करेगा, तो चाह रहा था कि हम जो है मैं सेपरेट हो जाऊं, सभी चाह रहे थे कि मैं सेपरेट हो जाऊं और सेपरेट होकर एक अपना फैमिली, एक अपना परिवार बना सकूं। तो ये क्या हुआ, ये फर्स्ट फ्रैगमेंट में, सेकेंड फ्रैगमेंट में, थर्ड एंड फोर्थ में बट गया, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन क्या हुआ, व्हेन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड इटसेल्फ और स्प्लिट इटसेल्फ इनटू डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट फ्रैगमेंट्स, दिस प्रोसेस इज नोन फ्रैगमेंटेशन। अब देखिए आए, फर्स्ट वाला जो फ्रैगमेंट था, जब ये सेपरेट हो गया, इस सब से सेपरेट हो गया, सेकेंड सेपरेट हो गया, थर्ड सेपरेट हो गया, फोर्थ सेपरेट हो गया, ये आगे जाकर क्या हुआ, इसमें ये डेवलप किया, और डेवलप करके देखिए अपने पेरेंट सेल, ये क्या है, ये पेरेंट है, इसी से सबकी उत्पत्ति हुई है, तो ये क्या है, पेरेंट है।
तो ये डेवलप करते करते फर्स्ट पार्ट देखिए पेरेंट के जैसा हो गया। अब ये जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, अब पेरेंट सेल से अलग हो गया। अब ये भी जो है मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद ये भी रिप्रोडक्शन करेगा। जैसे ये पेरेंट सेल किया तो ये खुद पेरेंट सेल बनेगा और नेक्स्ट फिर इसका जो है ये पार्ट बटेगा, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला भी देख सकते हैं। ये सेकेंड वाला पार्ट यहाँ पर देखिए सिंगल न्यूक्लियस है। सिंगल न्यूक्लियस ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहाँ पर सबका एक एक न्यूक्लियस है, लेकिन जब ये जाकर यहाँ पर डेवलप हुआ ये सेकेंड फ्रैगमेंट, इसको तो फ्रैगमेंट नहीं लिख सकते हैं, ये फ्रैगमेंट तो ये हो गया, टुकड़े में ये बटा था, ये तो मैच्योर हो गया। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 4 सेल का हमने एग्जाम्पल लिया था, इसमें भी 4 हो गया। इसके बाद थर्ड वाला में देखिए यहाँ भी 4 हो गया, फोर्थ वाला में 4 हो गया। मतलब क्या है कि ये फ्रैगमेंटेशन के तहत जो है स्पाइरोगायरा वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में बढ़ जाता है और लेटर क्या करता है, वो भी मैच्योर होके अपने पेरेंट सेल के जैसा बन जाता है। अब रही बात कि ये जो एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी जो है, इसको स्पेशल नाम स्पाइरोगायरा क्यों दिया गया है? एक्चुअली क्या है, चूंकि ये ग्रीन है तो ग्रीन किसके कारण हुआ? क्लोरोप्लास्ट के कारण। तो इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो स्पाइरल शेप के होते हैं। इसके अंदर जितने भी क्लोरोप्लास्ट हैं वो स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होगा, तभी तो इसमें क्या होगी, न्यूट्रिशन होगी या न्यूट्रिशन होगी, ये अपना भोजन बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंट में। तो ड्यू टू द स्पाइरल शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इट गॉट दिस नेम स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा के बारे में हम लोग क्लियर हो गए हैं। एक डेफिनेशन भी यहाँ हम लोग तैयार कर लेते हैं। डेफिनेशन स्पाइरोगायरा का क्या होगा यहाँ पर, फ्रैगमेंटेशन is a process in which a multicellular, इसी का एग्जाम्पल लिया, multicellular organism divides or splits itself into different fragments। fragments means क्या हुआ, fragments मतलब हो गया parts। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? तो हमारा जो है फिजन के बाद फ्रैगमेंटेशन भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, बडिंग। बडिंग, कौन सा बडिंग? एक तो बड होता है कली वाला, फूल के पहले क्या होता है, वो बड होता है। यहाँ पर बडिंग का मतलब, बर्ड का मतलब हो गया आउटग्रोथ होना। तो बडिंग के लिए हम लोग 2 ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, पहला ईस्ट और दूसरा हाइड्रा। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक फंगाई है, ईस्ट एक फंजाई है, और वहीं हाइड्रा जो है एक एक्वाटिक। जब हम लोग स्टडी कर रहे थे आरंभ में तो उस समय मैंने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कुछ बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआज जो होता है उसमें, और साथ में मैंने कहा था कि कुछ सिंपल एनिमल्स होते हैं, उन्हीं एनिमल में आ गया हाइड्रा। हाइड्रा इज ए एनिमल, एक्वाटिक एनिमल। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बडिंग। तो बडिंग को देख लेते हैं। आउटग्रोथ होना, एक तरह का उभारा जाना। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है एक हाइड्रा, ये जो है ये आपका पेरेंट हाइड्रा है, पेरेंट सेल है, ये पेरेंट, ये हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं ये एक आउटग्रोथ निकला है, ये आउटग्रोथ निकल रहा है, बाहर की ओर उभार आया है, इसी को कहते हैं क्या, बड। ठीक है,
आउटग्रोथ को क्या कहते हैं? इट इज एन आउटग्रोथ, बाहर की ओर एक उभार आया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये जो है पेरेंट हाइड्रा है, और ये क्या है, इसका यंग वन। ठीक है, फिर ये जाके ये वाला जो पार्ट है ये सेपरेट हो गया। अब ये हाइड्रा जो है, हाइड्रा क्या है? हाइड्रा क्या है? एक एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, इसमें यूकैरियोटिक होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। उसके पहले जान लेंगे कि ये पानी में रहने वाला जीव है और ये माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी माइक्रोस्कोप के मदद से हम लोग इसको देख सकते हैं। ये जो डायग्राम है ये माइक्रोस्कोपिक बना हुआ है, ये डायग्राम ये हम लोग नहीं देख पाते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने के बाद हाइड्रा कुछ इस तरह दिखेगा। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर इसका क्या है, ये माउथ है, मतलब ये जब एनिमल है तो खाना तो खाएगा ना, तो इसके लिए माउथ होता है। ये क्या है, तो ठीक जैसे अमीबा में क्या था, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया उसको मूवमेंट के लिए या न्यूट्रिशन के लिए, क्या फूड कैप्चरिंग के लिए मदद करता था। तो यहाँ पर जो है ये निकला हुआ देख रहे हैं आप, ये पूंछ के जैसा क्या है, ये सब टेंटिकल्स है। ये टेंटिकल्स है। टेंटिकल्स क्या करता है, तो हाइड्रा को मूवमेंट कराने में, हाइड्रा के न्यूट्रिशन में, ये भोजन इधर उधर जैसे ये हिल रहा है, इस तरह हिल रहा है, क्या होगा आसपास कहीं भी इसके लिए, इसका जो फूड पार्टिकल होगा, इसके लिए जो भोजन होगा उसको ऐसे समेट लेगा और माउथ में पुश कर देगा। तो इस प्रकार ये अपना न्यूट्रिशन कर ले रहा है, किसकी मदद से? टेंटिकल्स की मदद से। पानी में पाया जाने वाला एक माइक्रोस्कोपिक, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाइड्रा है, जो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो एसेक्सुअली करता है। एसेक्सुअल में कौन से मेथड से करता है, तो बर्ड फॉर्मेशन में। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पेरेंट सेल में धीरे धीरे जैसे ही ये मैच्योर हो गया, इसमें एक आउटग्रोथ आना शुरू हो गया। इसी को कह रहे हैं हम लोग क्या, फॉर्मेशन ऑफ बर्ड। बर्ड इसमें एक उभार, आउटग्रोथ आया, धीरे धीरे ये आउटग्रोथ और डेवलप होगा, ये मैच्योर की ओर बढ़ेगा। और इसमें भी देखिए टेंटिकल्स आ गया, ये सब क्या है, टेंटिकल्स है, टेंटिकल्स है। ठीक है, टेंटिकल्स है। अब ये अब तक जो है इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, अपने पेरेंट सेल से मिल रहा है, क्योंकि ये इसमें जुड़ा हुआ है, ये पेरेंट सेल से अपना जुड़ा हुआ है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है सब इसमें जा रहा है। अब ये जब अलग होने लायक हो गया कि अब ये सेल्फ डिपेंड हो सकता है, अब ये खुद की परवरिश खुद कर सकता है, तो इस परिस्थिति में ये जो बर्ड है, ये जो हाइड्रा है, ये सेपरेट हो गया, पेरेंट सेल से सेपरेट हो गया। अब ये भी धीरे धीरे मैच्योर करेगा, मैच्योर करने के बाद ये भी क्या करेगा, फिर से वही रिप्रोडक्शन करेगा, अपने जैसे बच्चे को बनाएगा। तो किस मेथड से, जो उसके खानदानी चलते आ रहा है, पूर्वजों से चलते आ रहा है। भैया ये तो चेंज नहीं न कर लेगा कि ये अभी फिलहाल ये बर्डिंग से बनाया, लेकिन समय के अनुसार ये बदल जाएगा, उसको फ्रैगमेंटेशन कर लेगा, या फिर वो क्या करेगा, फ्यूजन कर लेगा। ऐसा तो कोई बात नहीं है। इसका जो मेथड चलते आ रहा है उसी मेथड से ये फिर से यहाँ पर एक उभार आएगा, ये दोनों साइड में किधर भी आ सकता है, फिर से एक उभार आएगा, आउटग्रोथ आएगा, बर्ड बनाएगा, बर्ड धीरे धीरे डेवलप होगा, डेवलप होके फिर उससे वो एक कंप्लीट हाइड्रा बनने के बाद सेपरेट हो जाएगा। तो ये क्या था, एक हाइड्रा एक्वेटिक एनिमल, पानी में पाया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसका टेंटिकल्स हो गया, क्लियर हो गया। अब दूसरा हम लोग ईस्ट के बारे में देख लेते हैं। सेकेंड है हमारा ईस्ट। ईस्ट क्या है ये, देखिए ईस्ट में भी इसी तरह का बर्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये एक तरह का ईस्ट क्या है, तो ईस्ट एक फंजाई है।
ईस्ट क्या है? एक फंजाई है। ठीक है, ये फंजाई है। ये किस प्रकार अपना बर्ड फॉर्मेशन करेगा? देखिए, ये हो गया, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, ये हो गया पेरेंट ईस्ट। ठीक है, ये हो गया पेरेंट ईस्ट। अब इसी में क्या होगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा, पेरेंट ईस्ट मैच्योर हो गया, अब ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो ये बोलता है कि नहीं, हम अपने जो परंपरागत जिस मेथड से रिप्रोडक्शन करते आए हैं, हमारे पूर्वजों से जो करते आए हैं, उसी मेथड में चलेंगे। तो ये क्या करेगा? ये एक आउटग्रोथ बनाना शुरू करेगा। देखिए, इसके ऊपर क्या हुआ? एक आउटग्रोथ हो गया, यही हो गया बर्ड आउटग्रोथ। ठीक है, यहां पर जो इसकी न्यूक्लियस है इस तरह खींचेगी, इस तरह इसमें खिंचाव आने लगा, न्यूक्लियस में खिंचाव आने लगा। अब ये यहां पर क्या हुआ? देखिए, ये खिंचाव आने लगा। ये किधर बढ़ रहा है? इसका न्यूक्लियस इसके आउटग्रोथ की ओर, बर्ड की ओर बढ़ रहा है। फिर देखिए, अब जो है इसके आउटग्रोथ में न्यूक्लियस कंप्लीट आ गया है। न्यूक्लियस आ गया मतलब इसकी कॉपी करके आया है ना, न्यूक्लियस आ गया है। और साथ में अब क्या हो रहा है? अच्छा, न्यूक्लियस का जो डिवीज़न हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? याद है आप लोग को? बताया था मैंने अमीबा के समय में। न्यूक्लियस का डिवीज़न होना क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस। और अब जो डिवीज़न हो रहा है, यहाँ पर क्या हुआ? एक न्यूक्लियस आ गया, एक न्यूक्लियस आ गया। यहाँ पर पहले से एक न्यूक्लियस है, इसकी कॉपी होके वहाँ चली गई। ये देखिए, हो गया, दो अलग अलग न्यूक्लियस बन गया यहाँ पर। अब इसके साइटोप्लाज्म में यहाँ पर जो है ये बट रहा है, ये टूटेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो साइटोकाइनेसिस। गुड। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे क्या हुआ? ये अलग हो गया, ये यहाँ पर कंप्लीट अलग हो गया है। यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है। अब क्या करेगा? अब ये धीरे धीरे मैच्योर होगा, इसका जो बर्ड बना ये धीरे धीरे मैच्योर होगा और फिर यहाँ से एक आउटग्रोथ आने लगेगा। देख सकते हैं आउटग्रोथ। फिर ये क्या होगा? इस तरह करके ये अपना आउटग्रोथ बना के फिर से एक बन जाएगा, इधर भी एक बन जाएगा, यहाँ से भी एक बन जाएगा। इस तरह एक चेन के रूप में ईस्ट जो है खुद को डेवलप कर लेगा। तो ये इसमें क्या हो रहा है? ये इसमें भी बर्डिंग हो रहा है, इसमें भी बर्डिंग हो रहा है इन ईस्ट। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग बर्डिंग के प्रोसेस में क्या देखा कि बर्डिंग में क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है तो उसमें एक उभार आता है, एक आउटग्रोथ होती है, उसके बाद धीरे 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 न्यूक्लियस टूटता है। न्यूक्लियस के टूटने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस अलग हो गया, उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है जैसे ही अलग हो रहा है, इसका सारा मटेरियल जो जो कॉपी हुआ सारा इसमें चला जाएगा, जैसे इसमें गया था सारा इसमें जाने लगेगा। ठीक है, तभी तो वो मैच्योर होगा, तभी तो वो सेपरेट होगा। मतलब हमारे हाथ पाँव मुंह नाक कान जितने भी है सब उसमें भी हो जाएगा, तब वो सेल्फ डिपेंड होगा, वो आगे जाकर मैच्योर होगा और मैच्योर होके बस वही चीज़ करेगा, अपने पूर्वजों के द्वारा चलाई गई परंपरा को जारी रखेगा। मतलब क्या करेगा? न्यूट्रिशन करेगा, या फिर न्यूट्रिशन करेगा, रेस्पायरेशन करेगा और रिप्रोडक्शन करेगा। इज दैट क्लियर? तो हम लोग ने देख लिया बर्डिंग। तो पूछेगा
कि बडिंग क्या है, व्हाट इज बडिंग। तो बडिंग इज ए प्रोसेस इन विच एन आउट ग्रोथ डेवलप either side of the body of an organism, then it separate after some time when it get mature। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या बचा, हमने फिजन पढ़ लिया, हमने फ्रैगमेंटेशन पढ़ लिया, हमने बर्डिंग पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के मदद से कोई भी ऑर्गेनिज्म, स्पेशली वहाँ पर भी देखेंगे हम लोग कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो स्पोर फॉर्मेशन से कोई भी ऑर्गेनिज्म किस प्रकार खुद को डेवलप करता है, रिप्रोडक्शन करता है, ये हम लोग देखते हैं। तो हमारे सामने जो अभी का पॉइंट है वो क्या है, वो है स्पोर फॉर्मेशन। चूंकि स्पोर फॉर्मेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है वो है राइजोपस। आपके एनसीईआरटी बुक में राइजोपस का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये राइजोपस जो है, ये राइजोपस जो आप देख रहे हैं, इसको ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। एक्चुअली जब हम लोग ब्रेड को कुछ समय तक के लिए छोड़ देते हैं, रख देते हैं, तो उस परिस्थिति में आप देखेंगे उस ब्रेड के सरफेस पर कुछ पैचेज आ जाते हैं। ब्रेड जो है, ब्रेड का ये टुकड़ा लिया, इस पर कुछ आपको पैचेज देखने को मिलेंगे। ये पैचेज जो है जब दिखता है तो हम लोग क्या कहते हैं, वो ब्रेड जो है खराब हो चुका है, वो दूषित हो चुका है, अब खाने लायक नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या है, यही वाला जो है आपका क्या है, राइजोपस। ये जो पैचेस देखने को मिल रहा है तो यही है राइजोपस। इसको हम लोग ब्रेड मोल्ड भी कह सकते हैं, ब्रेड मोल्ड, ठीक है। राइजोपस यदि नाम भूल जाए तो ब्रेड मोल्ड भी कह सकते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन इन ब्रेड मोल्ड एक्चुअली है राइजोपस है। तो अब इसको जो है, इस पीस जो ये हमने पीस लिया, ये ब्रेड का पीस, इसमें जो पैचेस दिख रहा है उसमें एक छोटे से पार्टिकल को लेकर जब माइक्रोस्कोप के पास रखा गया और ऑब्जर्व किया गया तो राइजोपस का यानी ब्रेड मोल्ड का फिगर कुछ ऐसा दिखा, जो कि एनसीईआरटी के बुक में आप देख सकते हैं। ये फिगर में आपको लग रहा है कि या तो ये धागे से जुड़ा हुआ कोई गैस वाला गुब्बारा है, बैलून है, या किसी प्लांट की तरह लग रहा है जिसमें कि यहाँ पर फ्रूट लगे हैं, ना इसमें फ्लावर है और ना इसमें लीफ है, कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। केवल ये स्टेम जैसा स्टेम गया है, ब्रांचेस निकला है और उसमें हम लोग को बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता है, मतलब ना उसके पास फ्लावर होते हैं, ना फ्रूट होते हैं। तो उस परिस्थिति में वो क्या करेगा, उस परिस्थिति में वो दूसरे तरीके से अपनी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को करेगा। तो उसके पास स्पोर्स होते हैं, उसी स्पोर्स के माध्यम से वो रिप्रोडक्शन को पूरा करता है। आइए देखते हैं इस फिगर में हम लोग। यहाँ पर देखिए इस फिगर में ये जो दिख रहा है राइजोपस, ये क्या है, स्पोरेंजियोफोर्स, ठीक है, स्पोरेंजियोफोर्स। ये जो दिख रहा है रूट लाइक स्ट्रक्चर, ये है राइजोइड्स, राइजोइड्स, ठीक है। ये राइजोइड्स जो है, ये ब्रेड देख रहे हैं ना, ब्रेड का सरफेस, तो ब्रेड के जैसे मिट्टी के सरफेस में क्या होता है, मिट्टी में रूट जो है नीचे चल जाती है प्लांट्स का, वो रूट क्या करती है, अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करती है। ठीक उसी प्रकार इस राइजोपस का ये जो राइजोइड्स है, ये जो नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर है राइजोइड्स, इसके अंदर जो है ब्रेड के सरफेस में वो चला जाता है और वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स लेता है, क्योंकि इसका खाना इसको कहाँ से मिल रहा है, ब्रेड से ही मिल रहा है, तो इसके अंदर चला जाता है, ये राइजोइड्स है। फिर एक देखेंगे आप लोग
ब्लोब लाइक स्ट्रक्चर जो है, ब्लोब लाइक स्ट्रक्चर, ये आप लोग को दिख रहा है स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया। चलिए, ये हो गया राइजोट्स, स्पोरेंजियोफोर्स। और यहाँ पर जो ये गोल गोल बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं? स्पोरेंजिया। तो स्पोर की बात कहाँ हो रही है? स्पोर कहाँ है? स्पोर फॉर्मेशन कैसे हो रही है? देखिए, इस ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर यानी स्पोरेंजिया के अंदर, प्रत्येक स्पोरेंजिया के अंदर आप देखेंगे कि कुछ पार्टिकल्स याद है फ्लावर में जो है पॉलन ग्रेन्स जिस प्रकार होती है, कुछ पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं यहां पर देखेंगे, ये है स्पोर्स। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट बन गया हम लोग का। अब राइजोपस जो है, ये राइजोपस है क्या? ये सबसे पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे इसके पास सेल होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? ईकैरियोटिक। ईकैरियोटिक बताया था मैंने, वैसे सेल जिसके पास सब कुछ हो, अर्थात उसमें साइटोप्लाज्म भी हो, न्यूक्लियस भी हो, सेल ऑर्गेनेल्स भी हो, तो सब कुछ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ईकैरियोटिक। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। देखिए, ये जो स्पोर्स आप देख रहे हैं, स्पोर्स की जिक्र बाद में करेंगे। ये राइजोइड्स क्या हुआ? ये राइजोइड्स जो है वो ब्रेड से अपना न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जर्व करके ऊपर की ओर भेजता है, ऊपर की ओर भेजता है। ये ग्रोथ करता है, धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद ही तो वो रिप्रोडक्शन करेगा ना, तो मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर होके ये जो स्पोरेंजिया है, इसके अंदर क्या है? स्पोर्स बनाता है। ये स्पोर्स काफ़ी संख्या में होते हैं और बिल्कुल हल्के होते हैं, हवा में वो जो है डिस्पर्स हो जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह डिस्पर्स हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्या है? स्पोर्स है। लेकिन जब तक ये कंप्लीट मैच्योर नहीं होगा, स्पोरेंजिया जो है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स मैच्योर नहीं होगा। जब हमारे बच्चे मैच्योर नहीं होते हैं तब तक उनको सेल्फ डिपेंड में नहीं छोड़ सकते हैं, वो हमारे पर डिपेंड होते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ जब ये स्पोर्स मैच्योर होता है तब जो है ये स्पोरेंजिया देख रहे हैं, स्पोरेंजिया जो है वो ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। और जैसे ही स्पोरेंजिया ब्रस्ट होता है, इसमें से ये स्पोर्स देख रहे हैं ये निकल रहा है, और किसी भी फैक्टर से, किसी भी तरह, चूंकि ये वाला जो है ये पूरा ब्रेड के ऊपर है, तो जैसे ही स्पोर्स निकल रहा है तो इस ब्रेड के दूसरे छोर पर, जैसे यहाँ एक ब्रेड बना लिया, एक ब्रेड, यहाँ पर आकर ये स्पोर्स बैठ जाते हैं, अलग अलग जगह पर बैठ जाते हैं। ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा? रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे एक नया ऑर्गेनिज्म को बनाएगा। तो जब ये राइजोपस है, ये राइजोपस है, और राइजोपस में इस स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स निकला, तो ये स्पोर्स केवल अभी ब्रेड के सरफेस पर आकर बैठा। ठीक है, तो ये इसके जैसा तो अभी नहीं बना, बनेगा। सीड्स में देखे होंगे जर्मिनेशन, जैसे चने को अगर हम भींगे हुए कपड़े में रख देते हैं या फिर मिट्टी में उसको उगाड़ देते हैं, तो उसमें से क्या होता है? जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होने से उसमें से नन्हा सा प्लांट्स निकल आता है। अब यही प्रोसेस यहाँ होगा। जैसे ही ये स्पोर्स जो है
इस ब्रेड के पीस पर आया, इस ब्रेड के पीस पर आया और ये न्यूट्रिएंट लेने लगा। क्योंकि ब्रेड इसका खाना है, ये ब्रेड से न्यूट्रिएंट लेने लगा और इसी ब्रेड पर जो है ये क्या करेगा, ग्रो कर देगा। फिर इस तरह करके ग्रो करना शुरू हो जाएगा। पहले क्या ग्रो होगा, इसका राइजोइड्स, इसका जो है ये राइजोइड्स ग्रो हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक स्पोर से एक राइजोपस बनेगा। प्रत्येक जितना स्पोर है, ये चना होता है ना, चना का एक दाना, उससे तो एक प्लांट निकलेगा, दूसरे दाने से दूसरा प्लांट निकलेगा। तो जितने राइजोपस के ये जो स्पोर्स हैं उतने सारे इसमें से राइजोपस तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, यह ग्रोथ होना धीरे धीरे शुरू हो जा रहा है, ये धीरे धीरे ग्रोथ होना शुरू हो जा रहा है, बहुत सारा बन जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझ गए कि ये देखिए अपने जैसे नन्हे नन्हे बच्चों को बना दिया, ठीक ह्यूमन बीइंग्स की तरह हो गया और भी अदर एनिमल्स की तरह हो गया कि अपने जैसे ही तैयार कर दिया। इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। एक बार फिर से समझ लीजिए, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास ना फ्रूट्स होती है, जिनके पास ना लीफ होती है, जिनके पास ना सीड्स होती है, जिनके पास न फ्लावर होती है। उस परिस्थिति में वो क्या करेगा, वो अपना किस प्रकार रिप्रोडक्शन को करेगा, तो स्पोर्स के माध्यम से स्पोर बनाएगा। इसी को तो कहा गया स्पोर फॉर्मेशन। वो स्पोर्स बनाएगा, नन्हे नन्हे पार्टिकल, नन्हा नन्हा दाना जो है पॉलन ग्रेन की तरह वो बनाएगा। हमने राइजोपस का एग्जाम्पल लिया, जो कि एक ब्रेड में आप लोग देख सकते हैं जो पैचेस दिखता है उसमें खराब होने के बाद, वो पैचेस के टुकड़े को माइक्रोस्कोप से हमने देखा तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखा। इस स्ट्रक्चर में नीचे जो रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, वो है राइजोइड्स। ये स्टेम की तरह जो निकला हुआ है वो क्या है, स्पॉन्जियोफोर्स, स्पॉन्जियोफोर्स। और ये गोल जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो क्या है, वो है हमारा स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। और उस स्पोरेंजिया के अंदर में क्या होता है, उस स्पोरेंजिया के अंदर में काफ़ी सारे संख्या में स्पोर्स होते हैं। जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं, मतलब वो अब कहीं पर भी जाकर, जैसे बच्चे बड़े हो जा रहे हैं, बड़े होने के बाद वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उसी प्रकार जो ये नन्हे नन्हे बीज है, ये जब मैच्योर हो जा रहा है तो मैच्योर होने के बाद वो उसकी डिस्पर्सल होती है, वो ब्रेड के दूसरे किनारों में चला जाता है डिस्पर्स होके, और वहाँ पर प्रत्येक स्पोर से एक एक राइजोपस निकलना शुरू हो जाता है, एक एक ब्रेड मोल्ड निकलना शुरू हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ निकला। तो इस तरह से ये अपने रिप्रोडक्शन को करता है। फिर ये जैसे इस प्रोसेस में फिर ये ग्रो करेगा, मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद क्या करेगा, इसके जो स्पोर मैच्योर होंगे, स्पोर मैच्योर होने के बाद फिर से ही प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार इसकी जो कंटिन्यूटी होती है बनी होती है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट था रीजनरेशन। रीजनरेशन में आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी अपने घरों में छिपकली को देखा होगा, छिपकली के कभी पूंछ कट जाते हैं। ठीक है, रीजनरेशन क्या है, एक पूंछ जैसे उसका कट गया, या कोई भी बॉडी का एक पार्ट, कोई भी ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म का जिसमें पावर होगा, सब में तो पावर नहीं है। अब हमारे हाथ कट जाए तो नए हाथ नहीं निकल जाएंगे, कान कट जाए नए कान नहीं निकल जाएंगे। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको गॉड ने एक सुपर नेचुरल पावर दिया कि भाई तुम्हारा ये पार्ट कट गया, तुम में ये पावर दे रहा हूँ, तुम उसको फिर से रीजनरेट कर लेना। छिपकली में आपने देखा होगा, छिपकली में क्या होता है, प्राय उनकी पूंछ कटी हुई दिखती है और कुछ ही दिनों में, इन फ्यू डेज, हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि उसका एक नया पूंछ निकल गया। छिपकली का एक नया पूंछ जो है वो निकल गया है। ठीक है, इस प्रकार छिपकली है,
देख सकते हैं। तो ये जो पूंछ है ये यहाँ से कट गया, घर के दरवाजे में आपका जो है वो दबकर कट गया। ठीक है, अब ये कटता है तो इसके पास जो है गॉड ने क्या किया, एक सुपर नेचुरल पावर दिया। बोला तुम दुखी मत हो, तुमको एक पावर दे रहे हैं, तुम फिर से रीजनरेट कर लेगा। इसलिए ये बेचारा क्या होता है, जितनी भी छिपकलियां हैं ना, उसको ये डर नहीं होता कि मेरा पूंछ कट जाने के बाद क्या होगा, क्योंकि उसको पता है कि गॉड ने हमको एक गिफ्ट दे रखा है कि मेरी पूंछ कट जाएगी तो क्या होगा, एक नया पूंछ वो जनरेट कर लेगा। अब ये पूंछ क्या होगा, यहाँ से कट गया और कटने के बाद एक नया पूंछ यहाँ से जनरेट करेगा। ये धीरे धीरे इधर से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा और फिर कंप्लीट जैसे इसकी पूंछ थी पहले उसी प्रकार हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लें, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये देखिए क्या है, ये स्टारफिश। ये क्या है, स्टारफिश। स्टारफिश में क्या होती है, जैसे छिपकली में था ना कि उसकी पूंछ कट गई तो उसको टेंशन नहीं है, वो फिर से पूंछ बढ़ा लेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, हम लोग अभी रिप्रोडक्शन के तहत इसको नहीं पढ़ रहे हैं। ये रिप्रोड्यूस कहाँ कर रहा है, आप देखिए। रिप्रोडक्शन का मतलब मैंने क्या कहा था, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके तहत कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को तैयार करता है। ठीक है, यहाँ पर ये छिपकली जो है इसकी तो बेचारी पूंछ कट गई थी, तो पूंछ कट गई तो ये अपने जैसे छिपकली को थोड़ी बना लिया कि एक दूसरे छिपकली को जन्म दे दिया, वो तो नहीं हुआ। ये क्या किया, अपने पूंछ को रीजनरेट कर लिया। ठीक है, स्टारफिश देखिए, स्टारफिश में क्या है, अगर इसकी यहाँ से आर्म कट जाती है तो इसके पास भी गॉड ने वही सुपरनेचुरल पावर दिया कि तुम्हारी आर्म कट जाएगी, तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारे पास एक पावर है, तुम उस पावर से अपने आर्म को फिर से बढ़ा सकते हो। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, आप रीजनरेट करेगा। किसको करेगा, अपने लॉसिंग पार्ट को, कटे हुए पार्ट को वो रीजनरेट करेगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या था, ये रीजेनरेशन। ठीक है, रीजेनरेशन माने पुनः उत्पन्न करना, फिर से तैयार करना। ठीक है, तो यहां पर क्या है रीजेनरेशन, it is the ability of a living organism जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, इस एबिलिटी के थ्रू, इट इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, रीजेनरेट करेगा या रीग्रो करेगा, फिर से बढ़ाएगा। द क्या, लॉसिंग पार्ट। ठीक है, रीजनरेशन क्या है, एक ऐसी एबिलिटी है, किनकी एबिलिटी है ये और लिविंग ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी क्या है, ये हमारा इट इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू क्या करता है ये, by which regenerate और regrow the losing part। जैसे इसका लॉसिंग पार्ट पूंछ, इसका लॉसिंग पार्ट आर्म, ये रीजनरेट कर लिया। इट इज क्लियर। लेकिन हम लोग अभी इसको जो है रिप्रोडक्शन के तहत नहीं पढ़ रहे हैं, केवल जानना था कि कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसे सुपरनेचुरल पावर होते हैं। उन्हीं ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गेनिज्म क्या है, ये एक ऑर्गेनिज्म है। ये कहता है भैया तो जब हमको
ये सुपरनेचुरल पावर दिया है, तो इसी पावर के थ्रू हम क्यों ना अपने जैसे बच्चे को बना लें, फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म बना लें, रिप्रोडक्शन को कर लें। ठीक है, तो प्लानेरिया इस जीव का ये एक्वेटिक जीव है। ठीक है, ये एक्वेटिक है, पानी में पाया जाता है। तो ये एक्वेटिक जीव जो है, यहाँ पर आंख जो देख रहे हैं ये आंख नहीं है इसकी, ये आईज नहीं है, ये क्या है, ये है आई स्पोर्ट्स। आई स्पोर्ट्स जेनमिन ये देखने के लिए यूज नहीं करता है, ये क्या करता है, एक फोटो रिसेप्टर है। इसको लाइट की जरूरत होती है, रोशनी की जरूरत होती है, तो इसी से ये रिसीव करता है, वो भी इसके न्यूट्रिएंट का एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जनरेट करता है। और इस ऑर्गेनिज्म को आप देख लीजिए किस प्रकार है, ये टैप लाइक है। लेकिन जानते हैं प्लानेरिया में क्या है, एक सबसे बड़ी खूबी है कि ये एसेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोडक्शन कर सकता है और सेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, सेक्सुअल मेथड का मतलब उसमें दो की पार्टिसिपेट होगी, मतलब दो की इन्वॉल्व होगी, मेल एंड फीमेल। और यहाँ पर इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या जान रहे हैं, रीजेनरेशन, कैसे वो जो प्लानेरिया है वो अपने एक नए ऑर्गेनिज्म को रीजेनरेट करता है। इस चीज को हम लोग यहाँ एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये जो है हमने बना दिया एक प्लानेरिया। अब क्या करते हैं इस प्लानेरिया में, ये देख रहे हैं इस प्लानेरिया को क्या करते हैं, यहाँ से इसका मुंडी काट देते हैं, यहाँ से इसका पेट काट देते हैं, इधर पूंछ बच गया, पेट अलग हो गया, मुंडी अलग हो गया। बेचारा जिंदा रहेगा? दूसरे जानवर को काट के देखिए, नहीं जिंदा रहेगा। लेकिन इसमें खूबी है, इसके वाले पावर को ये यूज करता है। ये तो केवल पूंछ ही बढ़ा रहा था, ये तो पूरा बॉडी को बढ़ा सकता है, पूरा बॉडी को डेवलप कर सकता है। ठीक है, तो किस प्रकार करेगा देखिए, इसका जो 3 पार्ट हमने काट के अलग कर दिया। ठीक है, ये 3 पार्ट क्या करेगा, अब ये जो हेड वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट जिसको हमने यहाँ काट दिया था, ये ग्रो करेगा। ये यहाँ से ग्रो करना शुरू हो गया, ग्रो कर रहा। देखिए एक नया बन गया। इसके 3 पार्ट कर दिए थे हमने। यहाँ पर जो है एक पार्ट ये रह गया आपका, दूसरा पार्ट ये हो गया, और तीसरा पार्ट ये हो गया। 3 पार्ट में ये बंट चुका है। ठीक है, अब यही तीनों पार्ट जो है क्या करेगा, देखिए ये हेड वाला पोर्शन जो अलग हुआ, ये हेड वाला पोर्शन है। फिर इस पार्ट में क्या करेगा, इसका पेट वाला पोर्शन, पेट तो बेचारे के पास है ना, तो पेट से क्या करेगा, ये अपने पहले हेड को ग्रोथ करेगा, ये ग्रोथ करेगा। फिर इधर जो है धीरे धीरे ग्रोथ करके एक कंप्लीट बन गया। अब इसके पूंछ वाले पार्ट को देख लें, पूंछ वाला पार्ट नीचे से ग्रो करेगा, ये वाला पूंछ वाला पार्ट नीचे से ग्रो कर रहा है, और फिर यहाँ पर बना लिया। ठीक है, इज दैट क्लियर कि प्लानेरिया जो है एक मल्टी सेलुलर होगा। कैसे पता चला मल्टी सेलुलर होगा? फ्रैगमेंटेशन याद है, फ्रैगमेंटेशन जो पढ़ाया था मैंने, उसमें आपने देखा था कि प्रत्येक अलग अलग पार्ट था जो जनरेट करके रिप्रोडक्शन करके और फिर अपने पेरेंट सेल जैसा बन जा रहा था। ठीक यहाँ पर अगर इसके यहाँ पर सेल है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं,
यहाँ न्यूक्लियस नहीं, यहाँ न्यूक्लियस नहीं, तो क्या करेगा, डेवलप होगा। अगर खाली मुंडी में हो तो मुंडी वाला पूंछ तक आएगा, पेट वाला ना मुंडी तक जाएगा ना पूंछ तक जाएगा, पूंछ वाला पेट में जाएगा ना मुंडी तक जाएगा। इसलिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारे सेल हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो आप लोगों को ये क्लियर समझ में आ गई कि हम लोगों ने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ लिया, हम लोगों ने रीजनरेशन पढ़ लिया। रीजनरेशन एक ऐसी एबिलिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसके द्वारा वो क्या करता है, अपने लॉस्ट पार्ट को, जैसे इसका मुंडी वाला पार्ट पेट को और पूंछ को खो दिया उसको जनरेट कर लिया, पेट वाला पार्ट मुंडी को खो दिया, पूंछ को खो दिया उसको जनरेट कर लिया, और पूंछ वाला पार्ट पेट को और मुंडी को खो दिया उसको जनरेट कर लिया, और एक नया इसी को काट दिया जब मैंने, तो 3 नए नए प्लानेरिया बन गए। इज दैट क्लियर? ओके। अब हमारा नेक्स्ट जो है, हमारे पास एक बच रहा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नाम तो अपने क्लास 8 में ही सुना होगा क्या होता है। इसमें हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखेंगे कि किस प्रकार कोई प्लांट्स, दो प्लांट्स में दोनों तरह से, जैसे अभी हमने कहा ना कि प्लानेरिया जो है सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों ही तरह से रिप्रोडक्शन करता है। तो प्लानेरिया जिस प्रकार कर रहा है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, तो फ्लावर उनके पास है तो उनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑलरेडी है। वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब तक नहीं होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। हम ह्यूमन बीइंग्स में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तभी तो हम लोग रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में भाग लेते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान रिप्रोडक्शन जो है उसके बाद हो जाती है। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर प्लांट्स दो तरह के हैं, एक फ्लावरिंग प्लांट, एक विदाउट फ्लावर वाले प्लांट। तो जो विदाउट फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं वो बेचारा किस प्रकार अपना रिप्रोडक्शन करेंगे, तो वो बचे हुए पार्ट से करेंगे। उनके पास फ्लावर नहीं है तो क्या करेंगे, वो रूट के माध्यम से रिप्रोडक्शन करेंगे, वो लीफ के माध्यम से रिप्रोडक्शन करेंगे, या फिर स्टेम के माध्यम से रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, ओके। तो रिप्रोडक्शन जो है वो फ्लावर को छोड़ के दूसरे पार्ट से करेंगे, चाहे वो स्टेम हो, लीफ हो, चाहे वो रूट हो। तो इन सभी पार्ट्स को जो है वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। फ्लावर को छोड़कर, रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़कर जो पार्ट बच रहे हैं उनको कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, तो हम लोग इसको डायग्राम के माध्यम से, ये क्या है, फ्लावर। ठीक है, अब यहां पर जो है, यहां पर देखेंगे कि ये जो है अपने जैसे एक फिर से प्लांट को ग्रो करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, और वो भी एसेक्सुअली। तो एसेक्सुअली में सबसे पहले उसका फ्लावर को हटा दीजिए, उसमें फ्लावर नहीं है। फ्लावर किस में आ जाएगा, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों, क्योंकि यह पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। जो पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग ले उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये हमारा फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। बाकी के जो हमारे बच रहे हैं ये लीफ, स्टेम, रूट, यही हो गया वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों का। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी जो है, ये जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस प्रकार हो रहा है, इसको कहीं लिखा होगा वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। ठीक है, प्रोपैगेशन। तो स्वाभाविक है, यहां पर लिखेंगे व्हेन ए प्लांट, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म
ए न्यू प्लांट, व्हेन ए प्लांट, यहां लिख सकते हैं विदाउट फ्लावर वाला, विदाउट फ्लावर वाला, व्हेन ए प्लांट रिप्रोड्यूस ए न्यू प्लांट, या रिप्रोड्यूस टू फॉर्म ए न्यू प्लांट with the help of its vegetative parts like stem, roots, leaf, etc., then it is known as vegetative प्रोपेगेशन। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? ये हमारा जो है क्या है, ये लीफ है, स्टेम है, रूट है, ये जो है वेजिटेटिव पार्ट्स है। जब इनकी मदद से कोई प्लांट रिप्रोडक्शन करता है और एक नए प्लांट को बनाता है, कोई प्लांट रिप्रोडक्शन करता है और एक नए प्लांट को बनाता है, तो हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वहीं जब रिप्रोडक्टिव पार्ट से यानी फ्लावर के द्वारा जब कोई प्लांट अपने जैसे प्लांट को रिप्रोड्यूस करके नया प्लांट तैयार करता है, तो वो सेक्सुअल मेथड में आ गया ना, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव पार्ट को यूज कर रहा है, वो फ्लावर को यूज कर रहा है। ठीक है, अब इसमें दो तरह के हम लोग, ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये दो तरह से होंगे। क्या होंगे? एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे टाइप्स, इसके टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या है भाई टाइप इसका? क्या है टाइप इसका? क्या है? दो टाइप से ये करेगा। वो दो टाइप क्या है हमारे पास? दो टाइप है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। पहला क्या है? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल, नेचुरल, आर्टिफिशियल डिफरेंसेस आप लोग जानते हैं। नेचुरल जो नेचुरली हो रहा है वो अपने आप हो रहा है विदाउट ह्यूमन एफर्ट का, किसी भी तरह से ह्यूमन का कोई भी एफर्ट, कोई इंटरफेयर नहीं हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो है नेचुरल में हुआ। आर्टिफिशियल में क्या है? वो जब भी होगा प्रोपेगेशन, वो जब भी होगा रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन एफर्ट के बाद ही होगा, ह्यूमन इंटरफेयर के बाद ही होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेगा? ये नेचुरली जो है प्रोपेगेट करेगा, या नेचुरली जो है रिप्रोडक्शन करेगा, और वो आर्टिफिशियली उसको हम लोगों को कराना होगा। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस इसके देख लेते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में नेचुरल प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में क्या डिफरेंस है। फिर इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, इसके हर एक टाइप को, कि आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन हम लोगों को यही पढ़नी है, हम लोगों को नेचुरल वाला नहीं पढ़नी है। नेचुरल केवल जाननी है कि किस प्रकार होती है, हम लोगों को आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन पढ़ना है। तो आर्टिफिशियल में क्या है हमारा? कटिंग है, क्राफ्टिंग है, लेयरिंग है, इन तीनों मेथड को विस्तार से पढ़ना है। नेचुरल में क्या है? इट फॉर्म ए न्यू प्लांट with the help of vegetative parts without human effort और इंटरफेयर। ठीक है, इसमें देखेंगे इसमें क्या होगा? इट
form a new plant with the help of vegetative parts with the efforts of human beings। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि इट नेचुरली अकर्स इन प्लांट्स। नेचुरली आपने देखा होगा, जैसे एक स्टेम का एग्जाम्पल लें, स्टेम में जैसे पोटैटो क्या होता है, कभी कभी घर में रखा उसमें से आप देखते हैं प्लांट ग्रो करने लगा। उसमें ह्यूमन एफर्ट नहीं है, वो पोटैटो रखा हुआ था, बेचारा पड़ा हुआ है, ना आप उसका सब्जी बना रहे हैं और ना उसके स्नैक्स बन रहे हैं, कुछ नहीं बन रहा, पड़ा तो कुछ काम करेगा ना वो। तो उस परिस्थिति में क्या करता है, चलो बैठे बैठे हम रिप्रोड्यूस ही कर ले। तो उस परिस्थिति में वो देखिए, इस पोटैटो जो स्टेम है उसमें से देखिएगा, पोटैटो में देखिएगा आई स्पॉट टाइप का दिखता है, आंख बना हुआ दिख रहा है ना। तो वहां से एक जो है, जैसे सीड डिस्पर्सन में किस प्रकार, सीड जर्मिनेशन में किस प्रकार होता है, सीड से नया प्लांट जर्मिनेट होता है, उसी तरह वो जो आई स्पॉट है वहां से एक प्लांट ग्रो करने लगता है विदाउट ह्यूमन एफर्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट नेचुरली अकर इन प्लांट्स, नेचुरली हो जाता है। जैसे पोटैटो में क्या होता है, इन पोटैटो न्यू प्लांट्स डेवलप कर जाता है, डेवलप naturally when it is left for few days in favorable condition। देखिए ये चीज़ जरूर लिखिएगा, कोई भी रिप्रोडक्शन होती है तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होना ज़रूरी है। तो पोटैटो को जब उसका फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा तभी वो रिप्रोड्यूस करेगा अपने आप, अदरवाइज उसको ह्यूमन इफेक्ट के माध्यम से फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी। इट नेचुरली अकर इन प्लांट्स, इसका सेकंड क्या था, इट अकर्स विथ ह्यूमन इफर्ट्स। आज चलिए एग्जाम्पल कुछ देख लें। एग्जाम्पल्स में हम लोग जो है यहाँ पर यही तो पढ़ना है, हम लोगों को यही टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, ये केवल जानना था, हम लोगों को इस टॉपिक को पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या है हम लोगों ने पढ़ा था, पहले भी आपने नीचे के क्लास में देखा होगा इसके मेथड। जैसे एग्जाम्पल में इसकी पहली मेथड है वो क्या है, कटिंग आपने कई बार इस प्रोसेस को अपनाया है। किसी के घर में रोज़ प्लांट है, उसमें सुंदर रोज तो सुंदर होता है, नो डाउट, तो सुंदर रोज हुए हैं। तो उस परिस्थिति में प्लांट्स के एक भाग को कट कर, जनरली उसके स्टेम को कट करके हम लोग लाकर और क्या करते हैं, मिट्टी में लगा देते हैं। ठीक है, मिट्टी में हम लोग उसको लगा देते हैं, उससे एक नया प्लांट, नया रोज़ प्लांट ग्रो हो जाता है। रोज़ प्लांट इसलिए बोल रहा हूँ कि और भी प्लांट्स है, लेकिन वहाँ रोज़ प्लांट बेसिकली ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं इस मेथड से। तो ये कटिंग हो गया। सेकेंड मेथड इसका क्या हो गया, लेयरिंग ये भी बताऊंगा। और थर्ड हो गया ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये तीन मेथड को जानना है, किसके तहत, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कोई भी प्लांट ह्यूमन इफर्ट के माध्यम से नए प्लांट को किस प्रकार ग्रो कर रहा है। अब तक हमने जितना भी पढ़ा वहाँ पर ह्यूमन इफर्ट का जिक्र नहीं किया, लेकिन यहाँ आर्टिफिशियल की बात आ गई तो मैन मेड
आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड, तो मैन मेड का मतलब ह्यूमन एफर्ट आएगा। तो ह्यूमन क्या करेगा, एक प्लांट से दूसरे नए प्लांट को रिप्रोड्यूस कराएगा, कराने में मदद करेगा। तो ये 3 मेथड्स है, ठीक है। इन 3 मेथड्स के बारे में अब हम लोग अलग अलग सेपरेटली पर मेथड में हम लोग देखेंगे कटिंग। तो कटिंग जैसा कि मैं बता चुका हूं, कटिंग के बारे में क्या करते हैं, तो एक रोज प्लांट ले लीजिए, ये रोज है, रोज का प्लांट है, ठीक है। अब जब मैंने अपने मित्र के घर में उस रोज प्लांट को देखा तो मेरी भी तीव्र इच्छा हुई कि मेरे घर में भी रोज प्लांट हो। मैंने अपने मित्र को क्या कहा था कि तुम पूरा प्लांट नहीं दोगे, मत दो, फ्लावर मत दो, लेकिन तुम्हारे प्लांट का एक टुकड़ा दे दो, स्टेम का एक टुकड़ा, ब्रांच का एक टुकड़ा दे दो। अब इस ब्रांच के टुकड़े को हमने यहाँ से कट कर लिया, ये जो है टुकड़ा को कट कर लिया, ठीक है। अब कट करने के बाद इसके सारे पत्तों को छिल दिया, नहीं भी छिलेंगे तो भी चलेगा, सारे पत्तों को छिल लिया। अब यहाँ पर जो है, चाहे आप पॉट ले लीजिए, एक पॉट गमला ले लेते हैं, इस गमले में मिट्टी पानी डालकर इसको तैयार कर लीजिए, खाद वगैरह डालकर तैयार कर लीजिए, और इस कटिंग पार्ट को आप यहाँ पर मिट्टी में प्लेस कर दीजिए। अगर पत्ता है तो भी ठीक है, और नहीं है तो भी ठीक है। आप नोटिस करेंगे इस पार्ट को हमने क्या किया, इस पॉट में लगा दिया, ठीक है, इस पॉट में लगा दिया। ये क्या है हमारा, ये है कटिंग पार्ट, कटिंग पार्ट, ठीक है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, यदि आप इसकी प्रॉपर देखभाल करते हैं, तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या होता है, इसका रूट जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। रूट जनरेट होगा, ये इसके कलर में चेंजेस आ जाएगा। जिस समय कट किया आपने उस समय ये जिस कलर का था प्लांट में उसी कलर का रहेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जब आपने लगा दिया 1-2 दिन के बाद देखेंगे इसका कलर जो है वो फेड अवे, मतलब क्या है, कलर उसका मुरझा गया, दूसरे टाइप का हो गया। अब ये जब रूट जनरेट कर लेगा और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इसको मिलने लगेगा यहाँ सॉइल से, तब इसकी कलर जो है वो वापस आनी शुरू हो जाएगी। उसको देखकर आप समझ जाएंगे कि हमारा जो प्लांट है वो लग गया, हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई। तो ये प्लांट क्या होगा, धीरे धीरे नई पत्तियों को निकालेगा, धीरे धीरे नई पत्तियों को निकालेगा, और बाद में जो है इसी तरह करके इसमें से ब्रांचेस निकल जाएंगे और उनमें पत्ते आना, कली आना, फूल आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तैयार हो गया। तो ये हम लोग सीख ले कटिंग। अब कटिंग का डेफिनेशन क्या है, कटिंग का डेफिनेशन, तो कटिंग क्या है, एक आर्टिफिशियल मेथड है, किसका, कटिंग is the artificial method of वेजिटेटिव, चूंकि वेजिटेटिव पार्ट से हमने उगाया, कोई फ्लावर की मदद नहीं ली है, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट हमने कहा था ना, स्टेम, वेजिटेटिव। कटिंग इज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव propagation in which a part of stem is cut and plant in a pot or soil, ठीक है। सॉइल में, ग्राउंड बागीचे में लगा दीजिए या किसी पॉट में मिट्टी डाल के लगा दिए, ठीक है। तो कटिंग इज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन विच पार्ट ऑफ स्टेम इज कट एंड प्लांट या प्लेस्ड इन ए पॉट और सॉइल। आफ्टर few days we notice
ए न्यू प्लांट ग्रोज एंड मैच्योर्स। ठीक है, कुछ दिनों के बाद हम लोग देखते हैं कि इस पॉट में से जो न्यू प्लांट है, जब इसके नए नए लीफ आने शुरू हो जाएंगे और भी ब्रांचेज आने शुरू हो जाएंगे, फूल आने लगेंगे, तो ये मैच्योर हो गया। कटिंग को समझ लिया हम लोग। अब लेयरिंग को जरा समझे, लेयरिंग को समझे। हमने इसमें भी एक रोज प्लांट, मनी प्लांट कोई भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, लेयरिंग में क्या होता है, जैसे ये हमारा गार्डन है, ठीक है। अब हमको एक लेयर में प्लांट को उगाना है, एक कतार में प्लांट को उगा देना है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रांच के जो टहनी है, ये जो ब्रांच देख रहे हैं, इसके जो ब्रांच है इसको ले जाकर इस प्रकार, और यहां से जितने पत्ते थे वो हमने छिल दिया, ठीक है, पत्तों को हटा दिया। इसको इस तरह बेंड कर देना है, इसको बेंड कर देना है, और यहां पर एक पेग या कील जो होता है, कील, वो कील से इसको बढ़िया से सेट कर देना है जमीन में, ठीक है। और ये इस बात को ध्यान रखेंगे, जो इसका टिप था, टिप जान रहे हैं ना, ये वाला, ये छोर जो सबसे ऊपर वाला छोर होता है, ये जो टिप है, ये टिप बाहर रहना चाहिए, ठीक है, इसमें बाहर रहना चाहिए। अगर इसमें पत्ते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ये इस जगह पर हम लोग लगा के, और इसको क्या करेंगे, प्रॉपर देखभाल करेंगे, मैन्योर देंगे, इसमें वाटर देंगे, तो ये यहाँ से क्या होगा, एक नया प्लांट जनरेट हो जाएगा। ब्रांचेस के साथ एक नया प्लांट आपका जनरेट हो जाएगा। क्योंकि इसमें पहले क्या होगा, इसके तो रूट नहीं थे, ये रूट आ जाएगा, ठीक है। फिर मान लीजिए ये जब मैच्योर हो गया, इसमें जब हमारा फ्लावर आने लगा, तो इस पार्ट को फिर से हमने क्या कर लिया, बेंड कर लिया, और उसी तरह जैसे टिप को ऊपर रखना है, यहाँ पर एक पेग लगा के इसको सेट कर देना है, और प्रॉपर देखभाल करेंगे तो पहला इसका रूट जो है वो ग्रो होने लगेगा, उसके बाद प्लांट जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये हुआ ना, एक लेयर में प्लांट उगते जा रहा है। क्लियर हो गया। कटिंग भी समझ गए, कटिंग तो हम लोग प्राय करते आ रहे हैं। ये लेयरिंग को भी समझ गए कि कोई प्लांट है, मैच्योर प्लांट है, उसके स्टेम को, उसके ब्रांच को हमने क्या किया, बेंट कर दिया मिट्टी में, पेग से उसको सेट कर दिया। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि उसका टिप मिट्टी के नीचे ना जाए, उसका टिप मिट्टी के ऊपर ऐसे निकला रहे, इस तरह फोल्ड करके टिप ऊपर निकला रहे। और इसका प्रॉपर जब हम लोग देखभाल करेंगे, न्यूट्रिशन वगैरह देंगे, तो क्या होगा, एक न्यू, यही रोज प्लांट या मनी प्लांट जो भी हो, ये फिर से एक नया निकल आएगा। फिर हमको उसके आगे लेयर में निकालना, इसी प्रोसेस को दोहराते चले जाएंगे, लेयर के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह हमारा सारे के सारे रोज प्लांट, मनी प्लांट, जो भी प्लांट है, लीमन प्लांट, ये उगाएंगे। तो इस मेथड को क्या कहते हैं हम लोग, इस मेथड को कहते हैं लेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ इसको भी लिखेंगे, लेयरिंग इज द, सारे के सारे आर्टिफिशियल हैं, हमारे एफर्ट से ही हो रहा है। लेयरिंग इज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ, ये क्या है, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन विच क्या करते हैं, इन विच ए पार्ट ऑफ स्टेम मीन्स ब्रांच, ब्रांच को क्या करते हैं, इज बेंट टू द सॉइल ऑफ द सेम ग्राउंड, अलग जगह नहीं, उतना दूर जाएगा नहीं ब्रांच, सेम ग्राउंड, उसी के बगल में, जस्ट बिसाइड द
पेरेंट प्लांट। ठीक है। लेयरिंग इज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन विच ए पार्ट ऑफ स्टेम मीन्स ब्रांच इज बेंट टू द सॉइल ऑफ द सेम ग्राउंड जस्ट बिसाइड द पेरेंट्स प्लांट या पेरेंट सेल के बगल में। ठीक है। देन इट मस्ट बी fitted with the ground with the help of a peg, but the tip must be over the सॉइल। क्लियर हो गया हमारा। ये भी हमने दो मेथड को देख लिया। अब जरा तीसरे मेथड को देखें। तीसरे मेथड में क्या है, देखिए इस मेथड में हमने कहा था कि हम अपनी मनपसंद प्लांट को, वैरायटी को तैयार कर सकते हैं। ये हमारे पास एक क्या है, मैंगो प्लांट। ये भी क्या है, एक मैंगो प्लांट। ठीक है, दोनों ही मैंगो प्लांट है। ये है मैंगो प्लांट स्टेम। ये क्या है, स्वीट वाला मैंगो, स्वीट वाला मैंगो। ये भी जो है स्टेम ऑफ मैंगो प्लांट, बट ये है सावर वाला मैंगो। अब क्या करना है, अब इस स्टेम को, ये जो है पेड़ जो है, इस स्टेम को, बुशेस को भी हम लोग उगा सकते हैं। इस स्टेम को हम लोग इस प्रकार कट कर देंगे। यह ऊपर वाला जो पोर्शन था इसको हमने काट कर क्या किया, हटा दिया। इस पोर्शन को हमने हटा दिया। ठीक है। अब यहाँ वाला जो प्लांट था इसको भी इसी तरह काटा और इस ऊपर वाले पार्ट को, ये कटिंग वाले पार्ट को जो है यहाँ लाकर हमने फिट कर दिया, यहाँ लाकर फिट कर दिया। अब इसमें क्या करना है हमको, अब इसको बढ़िया से ग्राफ्टिंग वैक्स लगाकर इस जगह पर बांध देना है। ग्राफ्टिंग वैक्स के जगह लोग काउडंग भी यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ, इन मेथड से, जितना भी मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, इन मेथड से फ़ायदा यह है कि नेचुरली जितने समय में ये ग्रो करता है, रिप्रोडक्शन करता है, उससे कम ही समय में हमको एक न्यू प्लांट मिल जाता है। जैसे इसमें क्या है, ये प्लांट का एक टुकड़ा लिया, इसमें से क्या किया हमने, तो इस टुकड़े में हम इसको जब पॉट में लगा दिया तो रूट ग्रो हो गया। रूट ग्रो होने के बाद इस टहनी को तो उतना ऊपर बढ़ना नहीं हुआ। अगर छोटा सा रूट लेता या कोई बीज लेता, उसको लगाता, तो पहले उसमें से रूट निकलता, फिर उससे नन्हा प्लांट निकलता, फिर बड़ा होता है। इतना बड़ा तो पहले से है। अब केवल इसमें पत्ते निकलेंगे और ब्रांचेस निकलेंगे, समय बच गई। दूसरा प्रोसेस इसमें भी क्या है, सेम प्रोसेस है। इसकी भी हमने ब्रांच को फोल्ड कर दिया, जमीन में पेग लगाकर गाड़ दिया और इसकी केवल रूट निकलने की देरी है। जैसे ही इसका रूट डेवलप हुआ, न्यू प्लांट तैयार। ठीक है, समय बच रहा, इसमें तो और अधिक समय बच रहा। ये मान लीजिए बड़ा ही पेड़ है, एक बड़ा सा पेड़ है जो मान लीजिए 2 महीने में ये पेड़ डेवलप हुआ था। एक बीज से ये पेड़ निकला था और ये इतना बड़ा डेवलप कर दिया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारे आम कैसे थे, मीठे थे। लेकिन आज के बच्चों को क्या है, खट्टे खट्टे आम पसंद है। मीठे कौन से, पके हुए चाहिए। लेकिन कच्चा आम जो होगा वो खट्टा होगा तभी वो खाएगा। तो ये हम लोगों को जो है ये स्वीट मैंगो पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ, मेरे दोस्त के घर में लगा हुआ है ना सॉवर वाला मैंगो, उस प्लांट का, तो उस प्लांट का वो जो है हमने काट लिया, ऊपर वाला पोर्शन को काट लिया और यहाँ पर लगा दिया। इसको ग्राफ्टिंग वैक्स लगाकर अच्छे तरह से बांध दिया। तो रूट तो चूंकि इसका पहले से ही डेवलप है, ये ताज़ा है, इसकी रूट डेवलप है। पेड़ को कहीं से भी काट दीजिए, वो फिर से जनरेट कर लेता है। हम लोग पढ़े थे ना रीजनरेशन,
रीजनरेशन में क्या पड़ा था, उसका सुपर नेचुरल पावर था, तो इसके पास भी पावर है। जैसे ही इसकी टहनियों को हम लोग छांटते हैं, ब्रांचेस को छांटते हैं, तो क्या होता है, नए ब्रांच निकल जाते हैं। हमेशा काट छांट करते रहिए, नए ब्रांच निकल जाते हैं। हमारे देखिए बाल क्या होता है, हम लोग काट छाट करते हैं फिर डेवलप कर जाता है, काट छाट करते हैं फिर डेवलप करता है। उसी तरह प्लांट का ये पार्ट, स्टेम को काट लिया, रूट तो है ही ना, रूट से तो नहीं उखाड़ा इसको, रूट है, जिसके कारण इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते जा रहा है और ये कम ही समय में एक नई वैरायटी का प्लांट तैयार कर देगा। अब हम लोग खुश हो गए, क्यों, अब हमारे पेड़ पर खट्टे खट्टे आम है। क्लियर हो गया ये। तो ये तीनों प्रोसेस जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के तहत आर्टिफिशियल मेथड में माने विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन इफर्ट ये तैयार हो रहा। अब इसको भी डिफाइन कर ले, ग्राफ्टिंग क्या है। ग्राफ्टिंग इज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ, ये सारे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन विच द स्टेम ऑफ ए प्लांट is cut and another stem of another tree is fitted there properly with grafting वैक्स। ठीक है, ग्राफ्टिंग वैक्स क्लियर हो गया। आई होप दैट जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आप लोगों को जो है कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। बहुत इजी ही तरीके से मैंने इन सब चीज़ों को बताया है और यह ध्यान में रखते हुए कि एग्जाम में आपके किसी भी टाइप का क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, ऐसे तो कहा जा सकता है कि हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट था वो खत्म हो चुका है, अब हम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाना है। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है। एक छोटा सा टॉपिक क्या है, टिश्यू कल्चर। आप लोग एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। टिश्यू कल्चर क्या है, तो टिश्यू कल्चर भी यही है, आर्टिफिशियल मेथड है, नेचुरल मेथड नहीं है। टिश्यू कल्चर, टिश्यू क्या हुआ, हमारे बॉडी का किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट होता है जो सेल से बना हुआ था। तो हम लोग क्या करते हैं, वो लैब वगैरह में जो तरह तरह के वैरायटी हमारे पास, चावल के वैरायटीज़, गेहूं के वैरायटीज़, दाल के वैरायटीज़, जानवरों के वैरायटीज़, इतने सारे वैरायटीज़ है ना। तो पहले उसको लैब में क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उस पर कई सारे रिसर्च होते हैं। ठीक है, उसके बाद बनता है। तो होता क्या है, मान लीजिए इसी प्लांट को जो है एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया गया, कोई भी पॉट में ले लिया गया, टेस्ट ट्यूब में ले लिया गया। इस प्लांट के एक छोटे से टुकड़े को पार्ट को एकदम छोटा, माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सके उतना छोटा भी आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा लेंगे तो एक छोटे से टुकड़े को, मतलब इसके टिश्यू या सेल को इसमें जो है डाल दिया और इसके अलावा इसमें कुछ हार्मोन्स वगैरह या आवश्यक कुछ न्यूट्रिएंट्स डाल दिया गया और भी एक दूसरे प्लांट का टिश्यू को ले लिया गया। दोनों के बीच में क्या है, तो दोनों को फर्टिलाइज या फ्यूज जो भी है कराया गया, तो एक नया प्लांट इसमें से ग्रो होने लगा, जो नए तरह का सीड दे रहा होगा या नए तरह का वो फ्रूट्स दे रहा होगा। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर जो है किसी टिश्यू की मदद से लैब में जब एक न्यू वैरायटी का प्लांट तैयार किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। हमारे पास क्या क्या थे, तो एसेक्सुअल, एक बार हम रिपीट कर देते हैं चूंकि यह टॉपिक को यहीं बंद करना है हम लोगों को। यह हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें एक बार रिपीट कर दें कि हम लोग क्या पढ़े थे, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए जीव को जन्म देता है, और वो दो तरह से दे रहा था, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो हमने एसेक्सुअल के तहत विभिन्न मेथड्स को पढ़ा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, ये पढ़ा था, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व एंड इट जनरेट ए न्यू इंडिविजुअल या डॉटर सेल या ऑफस्प्रिंग, जो बोल लें अपने जैसे नन्हे से प्लांट को वो तैयार करता है केवल सिंगल पेरेंट की मदद से। और ये अलग अलग तरीक़ों से हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत जो है हमने सबसे पहले पढ़ा था फिजन में दो तरह के, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में भी हमने अमीबा का एग्जाम्पल लेकर देख लिया था, मल्टीपल में हमने प्लाज्मोडियम को भी देख लिया था। उसके बाद हमने फ्रैगमेंटेशन को देखा, फ्रैगमेंटेशन के बाद बर्डिंग के बाद क्या था हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्या था बर्डिंग के बाद स्पॉर फॉर्मेशन, एंड स्पॉर फॉर्मेशन के बाद हम लोगों को पढ़ना था क्या, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अब क्या हमारा कोई टॉपिक बचा हुआ है इसमें, देख लें, फिजन, फ्रैगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पॉर फॉर्मेशन, रीजनरेशन। हाँ, रीजनरेशन भी बता दिया कि छिपकली जैसे हो गया, स्टारफिश हो गया, उनके पास एक सुपर नेचुरल पावर होता है जिनकी मदद से वो अपने खोए हुए पार्ट को दोबारा एक्वायर कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, और उसी पावर का यूज़ करके प्लानेरिया जैसे जीव क्या करते हैं, वो एक्वाटिक जीव थे, वो बोला कि खुद को वो टुकड़ा, उसको खुद का टुकड़ा हो जाए या फिर उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। हमने दिखाया था कि उसका जो है हेड को अलग कर दिया गया, टेल को अलग कर दिया गया, बीच वाले पोर्शन को अलग रखा गया, और उनमें से क्या हुआ, उसका सेल, नए सेल को जनरेट करके और तीनों पार्ट में से एक उसको कंप्लीट कर दिया, तीनों पार्ट को कंप्लीट कर दिया। जिस प्रकार वो प्लानेरिया था पहले पेरेंट सेल की तरह, वो कंप्लीट उसके 3 हो गए। ठीक है, तो यहाँ हमारा उसके लास्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने पढ़ा था कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं, वो प्लांट क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के माध्यम से, यानी वेजिटेटिव पार्ट्स मीन्स रूट, स्टेम, लीफ, इनकी मदद से वो अपने जैसे नए प्लांट को जनरेट कर लेते हैं। और इसमें 2 तरह से हुआ था, एक नेचुरली वो अपने आप हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल हमने पोटैटो में देख लिया था, पोटैटो में किस प्रकार न्यू प्लांट जो है आई स्पॉट से निकल आया था। और हम लोगों को पढ़नी क्या थी, हम लोगों को आर्टिफिशियल मेथड पढ़नी थी जिसमें कोई प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर रहा है बट विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन इफर्ट के तहत हमने पढ़ा कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। इज दैट क्लियर?